नमस्कार। चाटे शिक्षा समूह में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले 2 वीडियो में हमने देख लिया है कि प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा होता है, साथ ही साथ गद्य पर आधारित हमने जो भी उसका सार है वह देख लिया है। दूसरे वीडियो में हमने देख लिया कि किस प्रकार से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। गद्य पर और पूरक पठन पर आधारित हमने यह उदाहरण लेकर देख लिया है। आज इस तासिका को हम व्याकरण के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो व्याकरण है, यह व्याकरण हमें 14 अंकों के लिए है। हम बात कर रहे हैं 80 अंक के पर्चे की। देखिए, व्याकरण मतलब भाषा अध्ययन। क्या क्या आएगा इसमें? यहाँ पर जो क्रम है, क्रम से देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 जो होगा वह पूरी तरह से व्याकरण पर आधारित होगा। बच्चों, मैंने पहले ही आपको बताया है कि अगर हमें अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो उसके लिए व्याकरण की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो 14 अंक है, ये अंक हमें पूरे के पूरे हासिल करने हैं ताकि हमारे अंक अच्छी तरह से बढ़ जाए। 14 में से एक भी अंक हमें कम न मिल पाए, यही कोशिश हमारी रहनी चाहिए। इसके लिए हम देखेंगे कि हमें व्याकरण विभाग में कौन कौन से व्याकरण के घटकों का अध्ययन करना है। देखिए बच्चों, प्रश्न पत्र में ये जो प्रश्न है इसी क्रम से होंगे। इसी कारण हमें ध्यान में रखना है कि पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तीसरे से लेकर मतलब 11 प्रश्न तक किस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यह हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 4 होगा, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए में पहला है शब्द भेद। इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण को पहचानना है। प्रश्न क्रमांक 2 आएगा अव्यय पर आधारित। अव्यय 4 है, हमें पता है, हम 8वीं कक्षा से लेकर वह पढ़ रहे हैं। तीसरा है संधि। पिछले 2 सालों से संधि, यह जो नया पाठ्यक्रम है व्याकरण का, यह आ गया है, तो संधि के बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। चौथा है सहायक क्रिया, पहचानना है तथा उसका मूल रूप भी लिखना है। 5वां है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के जो 2 रूप है, प्रथम तथा द्वितीय, यह हमें लिखने हैं। 6ठा है मुहावरे का चयन अथवा मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है। चयन करना है मतलब वहां पर मुहावरे दिए जाएंगे और उसका चयन वाक्य में करना है। 7वां है कारक पहचानना। कारक कितने प्रकार के हैं यह हम देखने ही वाले हैं। विराम चिन्ह और वाक्य में प्रयोग विराम चिन्हों का। 9वां है 3 में से 2 वाक्यों का काल परिवर्तन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चों, 9, 10 और 11 के लिए 2-2 अंक हैं। बाकी 8 तक 1-1 अंकों के लिए ही प्रश्न पूछा जाएगा। बाकी जो है 9, 10 और 11 2-2 अंकों के लिए है। काल 2 अंकों के लिए होगा। वाक्य के भेद रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, अर्थ की दृष्टि से परिवर्तन करना होगा, तो ये भी 2 अंकों के लिए है। 11वां अंतिम है वाक्य शुद्धिकरण, मतलब शुद्ध करना है। 2 वाक्य आएंगे, एक में 2 गलतियां जरूर होगी, मतलब 2 गलती के लिए 1 अंक, मतलब हर एक गलती के लिए आधा अंक हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न होंगे बच्चों। अब इसे हम क्रम से ही देखेंगे ताकि हमारे समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 शब्द भेद पर आधारित है। शब्द भेद कितने हैं यह हमें पता है। कितने हैं बच्चों? कुल मिलाकर 8 है। शब्द भेद कितने हैं? कुल मिलाकर 8 है। प्रश्न क्रमांक पहला होगा, सीक्वेंस से हम जाएंगे ताकि हमारी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। एक बात और ध्यान में रखो, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है शब्द भेद का, इस प्रश्न में ध्यान में रखो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस प्रश्न में संज्ञा सर्वनाम या विशेषण ही आएगा। शब्द पहचानने के लिए जो भी रेखांकित किया हुआ शब्द होगा, इन तीनों में से एक होगा, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। देखिए, संज्ञा जो है उसे आप नाम कहते हैं। अगर आपने उसी जगह पर नाम लिखा तो वह गलत होगा, क्योंकि नाम यह शब्द भेद नहीं है। नाम यह शब्द भेद है क्या? नहीं। हिंदी में नाम को
क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इसी कारण अगर आपने वह जो शब्द है वह संज्ञा मतलब नाम दर्शाता है उसे संज्ञा लिखा तो ही आपको अंक प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। ध्यान में रखिए। समझ गए? पहला प्रश्न शब्द भेद, संज्ञा होगी, सर्वनाम होगी या विशेषण, तीनों में से एक होगा। उत्तर इसमें से एक है। ठीक है बच्चों, इसकी जो आसान ट्रिक है मैं वह भी बताती हूँ। जो भी अधोरेखांकित शब्द है उसे आप पूछ लीजिए, हे शब्द तू नाम है? अगर नाम है तो लिखिए संज्ञा, नाम नहीं लिखना है, यह मैं बार बार आपको बता रही हूँ। नाम लिखना है क्या बच्चों? नहीं, नाम यह मराठी का शब्द भेद है, शब्दांचा जाती मराठी में होता है ना। लेकिन हिंदी में शब्द भेद में क्या होगा? संज्ञा ही। अगर नाम है, वह किसी का नेम है, तो आप लिखिए वह प्रकार संज्ञा है, वह भेद संज्ञा है। अगर नाम नहीं है तो छोड़ दो, आगे चलो। उस शब्द को पूछो, क्या तुम नाम के बदले आए हो? नाम के बदले आए हो? अगर हाँ कहता है वह शब्द तो लिखो सर्वनाम। किसी नाम के बदले वह शब्द आया हुआ है तो वह होगा सर्वनाम। अगर नाम भी नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, तो फिर आगे चलो। आगे जाकर आप क्या लिखो? विशेषण ही लिखो, अगर वे दोनों नहीं है तो, क्योंकि इन तीनों के सिवा दूसरा आएगा ही नहीं। इसी कारण आप दोनों नहीं है, ये नाम भी नहीं है, उसके बदले आया हुआ शब्द भी नहीं है, तो आप विशेषण लिखो। या उसके लिए विशेषण पहचानने के लिए और एक बात, वह शब्द अगर नाम या सर्वनाम मतलब संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी देता है, यह भी बात देखो। अगर वह विशेष जानकारी देता है मतलब वह विशेषण है, तो विशेषण लिखो। है कि नहीं आसान बात? पहला प्रश्न जो होता है शब्द भेद का, वह यही ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एक तो जवाब आएगा संज्ञा, नहीं तो सर्वनाम, नहीं तो विशेषण। समझ गए बच्चों? संज्ञा कौन कौन सी होती है, विशेषण कौन से है, सर्वनाम कौन से है, यह हम बिल्कुल थोड़ी ही देर में देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित सूचना के अनुसार कृत्य कीजिए, यह हमारा चौथा प्रश्न है। उसमें हम पहला देख रहे हैं शब्द भेद। देखिए, शब्द भेद में विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है। विकारी मतलब सव्य, अविकारी मतलब अव्यय है। ले सव्य और अव्यय मतलब क्या, यह भी हम देखते हैं। सव्य मतलब बदलने वाले, अव्यय मतलब न बदलने वाले, परिवर्तन न होने वाले। अब कैसे परिवर्तन न होने वाले? जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते उन्हें हम अव्यय कहते हैं, नहीं होते उन्हें हम अव्यय कहते हैं, होते हैं उन्हें हम सव्य कहते हैं। पहले ए जो है सव्य और अव्यय, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, क्योंकि बच्चों दूसरा ही प्रश्न है अव्यय पर आधारित। इसी कारण शब्द भेद पहला, संज्ञा सर्वनाम विशेषण कौन कौन से है, साथ ही साथ अव्यय दूसरा प्रश्न होगा। अव्ययों को वाक्य में प्रयुक्त करना है, तो ठीक ढंग से आपने उन शब्दों को वाक्यों में डाला तो ही आपको अंक मिलेगा। नहीं तो आपने समझो आपको क्योंकि यह शब्द आया है, क्योंकि मैं गाँव गया, ऐसा आपने वाक्य लिखा तो वह सही होगा? नहीं होगा। क्योंकि का इस्तेमाल कहाँ पर करना है, आजकल का इस्तेमाल कहाँ पर करना है, इधर उधर का इस्तेमाल कहाँ करना है, धीरे धीरे कहाँ पर रखना है, यह जानने के लिए हमें अव्यय पढ़ने ही चाहिए। इसी कारण इन दो प्रश्नों का अध्ययन यहाँ पर एक साथ हम कर रहे हैं। ध्यान में रखिए, समझ रहे हैं? शब्द भेद 8 है, उसी में से अव्यय 4 है। ध्यान में रहेगा बच्चों। देखिए आगे, वही हम देख रहे हैं। अव्यय मतलब क्या? जिन शब्दों पर लिंग, वचन, काल और कारक का असर नहीं पड़ता, वे हमेशा सभी वाक्यों में एक समान रहते हैं, सभी स्थितियों में एक समान रहते हैं, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया है बच्चों, जैसे कि क गुट में देखिए, लड़का फौरन खड़ा हो गया। आगे है लड़की फौरन खड़ी हो गई। ख गुट देखिए, लड़का फौरन खड़ा हो गया, लड़के फौरन खड़े हो गए।
ग गुट देखिए, लड़का फौरन खड़ा होता है, लड़का फौरन खड़ा हो गया, लड़का फौरन खड़ा हो जाएगा। घ गुट देखिए, लड़के को फौरन खड़ा होने के लिए कहा गया, लड़के से फौरन खड़ा होने की उम्मीद की गई। देखिए बच्चों, यहाँ पर 4 गुट दिए हुए हैं। पहले गुट में हमें क्या समझ में आता है? पहला जो गुट है, लड़का फौरन खड़ा हो गया, लड़की फौरन खड़ी हो गई। यहाँ पर बच्चों क्या है? परिवर्तन, लिंग परिवर्तन है। यहाँ पर लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है। इसके अनुसार यहाँ पर क्रियाएं बदल चुकी हैं, इनमें भी परिवर्तन आ चुका है। दूसरा गुट देखिए, मतलब यहाँ पर लिंग परिवर्तन हो गया है। यहाँ पर देखिए, लड़का फौरन खड़ा हो गया, लड़के फौरन खड़े हो गए। क्या परिवर्तन हो चुका है? यहाँ पर वचन, लड़का एक वचन है, लड़के बहुवचन है। यहाँ पर वचन के अनुसार क्रियाओं में बदलाव आ गया है। बराबर बच्चों। अगला तीसरा गुण देखिए, लड़का फौरन खड़ा होता है, लड़का फौरन खड़ा हो गया, लड़का फौरन खड़ा हो जाएगा। बताओ बच्चों, इसमें कौन सा बदलाव है? अब यहाँ पर लड़का 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 तो है, यहाँ पर हमने लड़का लड़की से पहचाना कि वह लिंग परिवर्तन है, लड़का लड़के से पहचाना कि वचन परिवर्तन है। यहाँ पर लड़का 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 ही है। अब कहा कैसा बदलाव है यहाँ पर? यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर काल जो है वह अलग है। यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल है, यहाँ पर कौन सा है? सामान्य भूतकाल है, और यहाँ पर भविष्य काल है। तो तीनों कालों में भी ये वाक्य यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। चौथा गुण देखिए बच्चों, लड़के को फौरन खड़ा होने के लिए कहा गया, लड़के से फौरन खड़ा होने की उम्मीद की गई। चौथा गुण हमें क्या दर्शाता है? यहाँ पर बच्चों को और से यह कारक जो है इनका हमने बदलाव कर दिया है। इसी के अनुसार यहाँ पर वाक्य में भी बदलाव आ चुका है। बराबर बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों, 4 जो गुट है, इन चारों गुटों में पहला गुट लिंग परिवर्तन दर्शाता है, दूसरा वचन दर्शाता है, तीसरा काल और चौथा कारक दर्शाता है। लेकिन इन चारों स्थितियों में, इन वाक्यों में एक शब्द ऐसा है कि जो जैसे कि वैसा रहा है। आपने पहचान लिया होगा कौन सा है शब्द वह बच्चों? कौन सा है? फौरन। बिल्कुल बराबर। फौरन जो शब्द है, ये फौरन शब्द हर एक वाक्य में जैसे कि वैसा है। तो बच्चों, ये फौरन है, वही मतलब अव्यय है, वही मतलब अव्यय है। किसी भी स्थिति में वह परिवर्तित नहीं होता, बदलता नहीं। तो ये अव्यय 4 प्रकार के हैं, और इन्हीं 4 प्रकारों में से कोई 2 शब्द आपको आएंगे प्रश्न क्रमांक 2 के लिए, मतलब प्रश्न क्रमांक 4 में से 2 के लिए, किन्हीं एक अव्यय का सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए, अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। समझ गए बच्चों? कौन कौन से है वे देखिए। पहला प्रश्न कौन सा है? शब्द भेद है। शब्द भेद में मैंने आपको बताया सिर्फ संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पर ही प्रश्न आएगा। क्रिया जो है, क्रिया के आगे सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, यह अलग रूप से प्रश्न पूछे गए हैं। इसी कारण क्रिया पहले प्रश्न में नहीं होगी। एक बात ध्यान में रखिए, आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं तो यह भी ट्रिक्स जो है वह भी ध्यान में रखिए। प्रश्न क्रमांक पहला जो होगा उसका जवाब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण ही होगा, ये बात ध्यान रखिए। समझ गए बच्चों? प्रश्न क्रमांक दूसरा अव्यय पर आधारित होगा। इसी कारण हम दोनों का एक साथ अध्ययन कर रहे हैं। हम देखते हैं बच्चों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण कौन कौन से होते हैं, ताकि हम वे संज्ञा ही है, सर्वनाम ही है, विशेषण ही है, यह अच्छी तरीके से पहचान पाई। समझो कोई यह शब्द आया, कोई को अधोरेखांकित किया हुआ है, तो कोई यह नाम है, सर्वनाम है, विशेषण है, कैसे पहचानेंगे हम? तो यह पहचानने के लिए हमें इसके सिर पर भेद देखने हैं। हाँ, ध्यान में रहे बच्चों, शब्द भेद का जब भी आप उत्तर लिखते हो, शब्द भेद का जब भी उत्तर लिखते हो तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन तीनों में से एक ही लिखो। इसके जब जो भी उपप्रकार है, उपभेद है, वह लिखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आप परफेक्ट, आपको पता ही है कि इसका भेद यह है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है, भाववाचक है,
तब ही आप उसका जो दूसरा भेद है वह मतलब सब भेद जिसे हम कहते हैं वह लिख सकते हैं, या आप न लिखे तो भी आपको अंक मिलेगा। हाँ, अगर आपको संज्ञा है यह पता है लेकिन कौन सा भेद है यह पता नहीं है और आपने ऐसे ही लिखा व्यक्तिवाचक लेकिन वह है जातिवाचक, तो आपको अंक नहीं मिलेगा। हाँ, उसी जगह पर आपने सिर्फ संज्ञा है ऐसा लिखा तो आपको अंक जरूर मिलेगा। समझो, लड़का यह शब्द अधोरेखांकित किया गया है और आपको पता है कि यह नाम है, इसी कारण इसका जवाब आएगा संज्ञा। हाँ, लेकिन लड़का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसा आपने लिखा तो वह गलत होगा। सिर्फ संज्ञा लिखा तो वह सही होगा, लेकिन व्यक्तिवाचक लिखा तो गलत होगा, क्योंकि लड़का यह शब्द जातिवाचक संज्ञा में आता है। तो इसके जो भी उपप्रकार है वह लिखने की आवश्यकता नहीं है, चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो या विशेषण हो, किसी के भी प्रकार नहीं लिखने हैं, सिर्फ इन्हें ही लिखिए। ध्यान में रहिए, मैं बार बार बता रही हूँ कि संज्ञा के बदले आप नाम यह शब्द इस्तेमाल न करें। समझ गए बच्चों? ठीक है, तो जो भी शब्द दिए हुए हैं वे संज्ञा ही है, सर्वनाम ही है या विशेषण ही है, यह पहचानने के लिए हमें उसके भेद देखना जरूरी है। तो बच्चों, हम देखते हैं उसके भेद कौन कौन से हैं। संज्ञा के भेद कुल मिलाकर 5 हैं। पहला है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक मतलब कोई अकेला, किसी भी अकेले का नाम, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, प्राणी हो, चीज हो, स्थान हो, कोई भी हो, मतलब व्यक्तिवाचक। मतलब किसी भी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ अकेले के नाम को व्यक्तिवाचक कहा जाएगा। राम अकेला है, राम कहने पर राम ही हमें पता होता है। पंचगंगा यह भी एक नाम ही है। अब पंचगंगा ऐसा कहने पर बहुत सारी पंचगंगाएं हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, एक ही नाम है। इसी कारण कोई एक प्रस्तुत होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक। जातिवाचक मतलब उसकी पूरी, उस शब्द से उसकी पूरी जाति स्पष्ट होती है, उसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखिए कैसे, जैसे कि लड़के, मैंने कक्षा में कहा ए लड़के, तो आप क्या करेंगे? सभी छात्र इधर उधर देखेंगे, किसे कहा? लड़के किसे कहा? उसी जगह पर राम तुम क्या कर रहे हो? ऐसा कहने पर राम अकेला है पाठशाला में। अगर 2-3 राम है तो उनका सरनेम अलग होगा, वे अलग ही है, मतलब एक ही। हर एक राम अपने आप में अकेला है, इसी कारण वह अलग है, व्यक्तिवाचक है। ए लड़के कहने पर आप सभी एक दूसरे की तरफ देखेंगे, लड़के देखेंगे, लड़कियां देखेगी नहीं, मतलब पूरे लड़के इसमें आ गए। जितने भी कक्षा में लड़के हैं वे सभी लड़के इसमें आ गए। इसका मतलब लड़के जाति स्पष्ट करती है। यहाँ पर मैंने उदाहरण इसी कारण दिया है। राम कहने पर लड़का ही है, वह अकेला आया। लड़के कहने पर सभी आए, मतलब उसकी पूरी जाति। जाति मतलब यहाँ पर जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय ऐसा नहीं है, वह जिस जाति का है। जाति मतलब लीजिए लड़का, पूरे लड़के, लड़की, पूरी लड़कियां, यहाँ पर जाति पाति नहीं देखनी है। अगला है नदी। नदी कहने पर यहाँ पर पंचगंगा अकेली नाम है। नदी कहने पर बहुत सारी हमारे भारत देश में जितने भी नदियां हैं वही सभी हमारे सामने आ जाएगी। सिर्फ भारत देश की ही नहीं, बाकी की भी नदियां, उसके भी नाम हम बताएंगे। मतलब नदी कहने पर पूरी नदियां आ जाती है, मतलब उसकी जाति स्पष्ट होती है। समझ गए बच्चों, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में क्या फर्क है? मतलब ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा, ये सभी संज्ञा ही है, यह ध्यान में रखिए। भाववाचक संज्ञा सुंदरता हो, हास्य हो, मतलब हमारे जो मन के भाव हैं वे सभी इसमें आएंगे। साथ ही साथ हमारी जो अवस्थाएं हैं, जैसे कि बुढ़ापा हो, जवानी हो या बचपना हो, ये अवस्थाएं भी इसमें आ जाती हैं। मतलब आपको अगर इस तरह का शब्द आया तो वह संज्ञा है, यह आपको पहचानना आसान हो जाएगा। इसी कारण यह हम भेद देख रहे हैं। समूहवाचक दल, पुष्पगुच्छ, है ना, परिवार, गुट,
है ना। ये जो है टीम, ये जो शब्द है ये सभी किस में आएंगे, समूहवाचक में आएगी। अगला है द्रव्यवाचक। द्रव्य में जितने भी द्रव पदार्थ है वे सभी आएंगे, साथ ही साथ अनाजों के नाम आएंगे, धातुओं के नाम आएंगे, रत्नों के नाम आएंगे, मिट्टी हो वो उसका भी नाम आएगा। यह किस में आएगा, द्रव्यवाचक में। समझ गए बच्चों। इनमें से कोई भी शब्द आया अधोरेखांकित किया हुआ होगा तो हम लिखेंगे क्या, उसका जवाब संज्ञा लिखेंगे। ठीक है, अगला देखिए सर्वनाम। सर्वनाम के कुल मिलाकर 6 भेद हैं। देखिए पहला पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में फिर से 3 भेद होते हैं, वह देखने की आवश्यकता नहीं है हमें, क्योंकि जो भी सर्वनाम है उसका हम जवाब सर्वनाम ही कहेंगे। बोलने वाला जो स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है, मैं, मुझे, मुझको, मैंने, वह शब्द। बोलने वाला जिसके साथ बोल रहा है, मतलब श्रोता जो है उसके लिए तू, तुम, तुझे, तुमको, आपको, ये शब्द। दोनों बोल रहे हैं, वक्ता और श्रोता है, कहीं तीसरे के बारे में बोल रहे हैं, वह, उसने, उसे, उसको, ये जो शब्द है सभी पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। ध्यान में रखिए, मतलब वक्ता, श्रोता और अन्य, ये तीनों अपने बारे में, दूसरे के बारे में और किसी दूसरे के तीसरे के बारे में जो भी सर्वनाम प्रयुक्त करते हैं ये सभी पुरुषवाचक में आते हैं। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित है, निश्चित है उसे निश्चयवाचक कहता है। यह किताब मेरी है, यह, वह कलम मेरी है। इस तरह से जो निश्चित है उसे निश्चय कहा जाता है। अनिश्चय निश्चित नहीं है। बाहर कोई खड़ा है, बच्चे ने कुछ खाने के लिए मांगा, कोई, कुछ, इस तरह से। निजवाचक सर्वनाम स्वयं, खुद, अपने लिए जो भी, फिर मैं मेरे लिए हूँ या आप अपने लिए हो। मैं मेरा काम खुद करती हूँ, वह अपना काम स्वयं करता है, उसके लिए मैंने कहा है, वह अपना काम स्वयं करता है, स्वयं, उसके लिए ही मैंने। स्वयं, खुद, अपने आप जो शब्द होते हैं वह किस में आते हैं, निजवाचक में। संबंधवाचक, संबंध दर्शाने वाले, जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। यदि तुम चाहते तो वह कर पाते, यदि तो, इस तरह से संबंध दर्शाने वाले संबंध में आएंगे। बराबर। प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या, कौन, क्या कर रहे हो, कौन खड़ा है वहां पर। प्रश्नवाचक आसान है, अंत में प्रश्न चिन्ह होता है। निश्चय और अनिश्चय और प्रश्नवाचक में आप गलत कर सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान में रखिए, वाक्य के अंत में अगर प्रश्न चिन्ह हो तो वह होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और प्रश्न चिन्ह नहीं है तो वह होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन हमें यह पूरी तरह से ध्यान में रखना है कि इसका जवाब अगर सर्वनाम हमने पहचाना है तो सिर्फ सर्वनाम ही लिखना है। ध्यान में रखिए। विशेषण के भेद। गुणवाचक विशेषण गुण दर्शाता है, जैसे कि लंबा है, गोरा है। संख्यावाचक विशेषण पूरी तरह से संख्या, अनगिनत तक, एक से लेकर अनगिनत तक जो संख्या आती है तभी वह क्या होता है, संख्यावाचक, आसान है। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में यहाँ पर परिमाण मतलब नापने की इकाई है, यह नापना होता है। बहुत, अधिक, कम, ज़्यादा, इस तरह के शब्द। साथ ही साथ 2.5 किलो, 2 मीटर, 2 यह संख्या है लेकिन उसके आगे परिमाण लगा हुआ है ना। इसी कारण 2 मीटर यह शब्द जो है ये वह परिमाण है। ध्यान में रखिए, परिमाणवाचक विशेषण आपको यह सभी विशेषण में ही लिखना है। अगला है अंतिम सार्वनामिक विशेषण। सार्वनाम किसी विशेषण के बारे में जब भी सर्वनाम प्रयुक्त होता है तब वह फूल सुंदर है, वह फूल मतलब यहाँ पर बहुत सारे फूल हैं लेकिन स्पेसिफिक जो फूल है उसे हमने कहा है वह फूल, मतलब फूल के बारे में वह यह सर्वनाम आ चुका है तो उसे क्या कहेंगे हम, सार्वनामिक विशेषण। वह फूल, समझ गए। यह किताब, इस तरह से किताबें तो सभी हैं लेकिन मैंने कहा कि यह किताब, तो वह क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण। बच्चों ये जो भेद है, पहले 5, यहाँ पर 6 सर्वनाम के, विशेषण के 4 है। ये भेद मैं बार बार बता रही हूँ, ये भेद लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ यह मैंने भेद आपको इसलिए दिए हैं कि आप ये पहचान सके कि यही संज्ञा है, यही सर्वनाम है, यही विशेषण है।
आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए आगे है क्रिया के भेद। ये जो क्रिया के भेद है इसमें से 2 भेद तो हमें आगे आने ही वाले हैं। उसमें से सहायक क्रिया और प्रेरणात्मक क्रिया एक एक अंक के लिए है, उसका अध्ययन हम आगे करने वाले हैं। लेकिन फिर भी क्रिया के कुल मिलाकर 5 भेद है। पहला है सकर्मक, अकर्मक, कर्म सहित, कर्म न और नहीं होता, संयुक्त मतलब 2 क्रियाएं एक साथ आती है, 2 या 3, एक से ज़्यादा क्रिया जहाँ पर एक साथ आती है उन सभी क्रियाओं को संयुक्त क्रिया आ जाता है। सहायक क्रिया मदद करने वाली होती है, प्रेरणात्मक क्रिया प्रेरणा देने पर होती है। यह आप बच्चों अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब क्रिया विशेषण अव्यय, अव्यय के बारे में हम जानकारी लेते हैं। यहाँ पर जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है, यहाँ हमें परिभाषाएं या उदाहरण नहीं लिखने हैं, सिर्फ हमें किस तरह से अव्यय के शब्द आएंगे और उसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है, यही पता कराना है। इसी कारण कौन कौन से अव्यय है यह भी हमें भेद नहीं लिखने हैं, सिर्फ कौन कौन से अव्यय है और कैसे लिखे जाते हैं यही हमें देखना है। तो हम देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द देखिए, मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। कैसे खोली? धीरे धीरे, विशेषता बताता है। रमजानी चुपचाप खड़ी देख रही थी। कैसे खड़ी है? चुपचाप, इस तरह से। दूसरा है संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक मतलब क्या? संबंध दर्शाता है। किसका? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जो शब्द संबंध दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? संबंध सूचक अव्यय। के किनारे, के साथ, इस तरीके से वह आता है। अगला है समुच्चय बोधक अव्यय। 2 शब्दों को, 2 शब्द समूहों को या 2 वाक्यों को जो शब्द जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं बच्चों। किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, बल्कि, चूंकि, इसलिए ये जो शब्द आते हैं वे हमेशा बीच में आएंगे। और 2 शब्दों के हो, 2 शब्द समूह के हो या 2 वाक्यों में हो, हमेशा बीच में आएंगे, यह ध्यान में रखिए। अंतिम है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय का जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तब विस्मयादि बोधक चिन्ह देना मत भूलिए। जैसे कि ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। ओह के बाद क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। हे भगवान, विस्मयादि बोधक चिन्ह। बचाओ इस मुसीबत से, तो मन के भाव उद्धृत करता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो बच्चों इस तरह से आपको क्या करना है? वाक्य में उसका प्रयोग करना है। समझ गए? पहला प्रश्न है शब्द भेद। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण ही आएगा, वही उत्तर होगा उसका, ध्यान में रखिए। दूसरा प्रश्न है अव्यय। जो भी शब्द दिए हुए हैं वही दोनों के दोनों आप इस्तेमाल कीजिए, जो बराबर होगा उसका अंक आपको प्राप्त होगा, और जहाँ पर भी आपने इस्तेमाल किया है उसे अधोरेखांकित कीजिए बच्चों। समझ गए? अव्यय है ऐसा ध्यान में मत रखिए, सिर्फ वह एक शब्द है और उचित इस्तेमाल कीजिए कि यह अव्यय है, इसका हम कैसे प्रयोग करेंगे, ऐसा आप घबराइए मत। वह एक शब्द है और उचित सार्थक वाक्य में उसका हमें क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करना है, इतना ध्यान रखिए। समझ गए बच्चों? ठीक है, अगला देखते हैं हम। तीसरा प्रश्न होगा संधि पर आधारित। संधि मतलब क्या? मेल या जोड़। लेकिन किनका? संधि का अर्थ है मेल या जोड़, लेकिन किनका? जब 2 ध्वनियां इकट्ठी आती है उनका जब मेल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। देखिए जैसे कि हिम जोड़ आलय, हिमालय। हिम में म है वह आधा है, इसमें अ पूरा है, बराबर। म आधा है, उसमें अ स्वर आया तो वह म हुआ, बराबर। और उसी म में अगर आ आया, आ यह स्वर आया तो उसका मा हुआ, बराबर। तो क्या हुआ? हिमालय। देखिए हिम अ, हिम जोड़ अ जोड़ आलय, क्या हुआ? हिमालय। समझ गए हैं? यहाँ पर म आधा है लेकिन यहाँ पर अ मौजूद है, यहाँ पर आ है। अ और आ दोनों क्या हुए हैं? अ और आ जुड़ गई तो उसका दीर्घ स्वर संधि हुआ और वह एक ही दीर्घ में हुआ, इसी कारण हिमालय हुआ।
समझ गए बच्चों। तो कैसे बनती है यह संधि, साथ ही साथ संधि विच्छेद, यह हम देख रहे हैं। संधि विच्छेद देखिए, संधि विच्छेद मतलब क्या, यहाँ पर हमने संधि की और इसी शब्द के ये जो शब्द है ये संधि विच्छेद हुई। हिम जोड़ आलय यह संधि विच्छेद है, उससे हमने संधि की हिमालय। समझ गए बच्चों, इसे संधि विच्छेद कहते हैं, इसे संधि कहते हैं। जैसे कि महात्मा, महाजोड़ आत्मा महात्मा, महर्षि महर्षि, महाजोड़ ऋषि महर्षि। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम उसके कुछ उदाहरण और नियम। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, दया जोड़ आनंद मतलब दयानंद, धर्म जोड़ अर्थ धर्मार्थ, किस तरह से ए होते हैं ये हम देखते हैं। संधि के कुल मिलाकर बच्चों 3 भेद हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ध्यान में रखो, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जो है उसके फिर से 5 प्रकार होते हैं, भेद होते हैं। उसमें है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। यहाँ पर देखिए दीर्घ संधि मतलब अ जोड़ अ बराबर आ, ई जोड़ ई बराबर दीर्घ ई, उ जोड़ उ बराबर दीर्घ उ। स्वर जो है वे जो सजातीय स्वर होते हैं वे दीर्घ होते हैं जब भी आपस में जुड़ते हैं। तो उसके उदाहरण देखिए, जैसे कि यहाँ पर हिम जोड़ आलय अ आ हिमालय, रवि यहाँ पर रस्व है, यहाँ पर भी रस्व है तो दीर्घ हुई, रस्व रस्व दीर्घ हुई। रविंद्र, कपि जोड़ ईश कपीश, यहाँ पर शब्द जोड़ अर्थ ओ, दोनों भी रस्व है लेकिन शब्दार्थ दीर्घ हुआ। गुण संधि, इसमें देखिए अ के सामने अगर ये आता है तो ए होता है, अ के सामने ये आता है तो ए होता है, आ के सामने ऊ ओ होता है, आ के सामने रू अर होता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, सूर्य जोड़ इंद्र सुरेंद्र। यहाँ पर ए होता है मतलब यहाँ पर मात्राएं आती हैं बच्चों। ये जो अ आ ई स्वर है उनकी जो मात्राएं हैं वही मात्राएं यहाँ पर आती हैं। यहाँ पर मात्रा है आ की जो मात्रा है, ई की जो मात्रा है वहाँ पर, ये ध्यान में रखिए। गण जोड़ ईश गणेश, महाजोड़ उत्सव महोत्सव, महाजोड़ ऋषि महर्षि, इस तरीके से। वृद्धि संधि देखिए, आ ए होता है, अ औ का औ होता है, अ ए का ए होता है, आ ओ का औ होता है। सदा जोड़ एव सदैव, वन जोड़ औषधि वनौषधि, लोक जोड़ ऐषणा लोकैषणा, महाजोड़ ओज महौज। यण संधि देखिए, ऊ के सामने यहाँ पर अ के सामने क्या आए, बाद में ऊ के सामने, ऊ के सामने अ आया तो वो होता है, ई के सामने वो आया तो अ आया तो य होता है, ई के सामने आ आया तो या होता है, ऊ के सामने आ आया तो वा होता है। सु जोड़ अच्छ स्वच्छ, यदि जोड़ अपि यद्यपि, नदी जोड़ आगम नद्यागम, सु जोड़ आगत स्वागत। अगला है अयादि संधि, ए जोड़ अ होता है, ए जोड़ अ होता है, ओ जोड़ आय औ होता है और औ जोड़ आओ होता है। जैसे कि शे जोड़ अन शयन, गय जोड़ अन गायक, गायन अन होगा तो गायन होगा, अक है तो गायक। प जोड़ अन पवन, भव जोड़ अन भव जोड़ उक भावुक। देखिए ये सभी स्वर संधि के उदाहरण हैं। यहाँ पर देखते हैं हम व्यंजन संधि। व्यंजन या स्वर होगा, स्वर या व्यंजन होगा तभी वह व्यंजन संधि कहला जाता है। स्वर संधि में क्या होगा, स्वर और स्वर ही आएंगे। यहाँ पर भी पहले शब्द में भी अंतिम स्वर होगा, दूसरे शब्द में पहला स्वर होगा। यहाँ पर व्यंजन में पहले शब्द में अंतिम स्वर या व्यंजन हो सकता है, दूसरे शब्द में अंतिम स्वर या व्यंजन हो सकता है। दोनों के जब मेल होती है तब उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। व्यंजन जोड़ स्वर, व्यंजन जोड़ व्यंजन। देखिए दिक जोड़ गज दिग्गज, चित्त जोड़ आनंद चिदानंद, अच जोड़ आदि आजादी। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए बच्चों, जब भी ये जो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि पहचानने के लिए एक आसान ट्रिक है। क्या, यहाँ पर जो भी पहले
शब्द में अंतिम जो अक्षर है उसे हलंत लगे हुए हैं, मतलब वे जो अक्षर है वे सभी आधे हैं। आधा है मतलब वो व्यंजन है, ध्यान में रखिए, व्यंजन है। आधे आधे होते हैं तो आप क्या कीजिए, वह व्यंजन संधि है यह लिख ही दीजिए। समझ गए बच्चों। यहाँ पर देखते हैं अंतिम विसर्ग संधि। विसर्ग संधि मतलब क्या, यहाँ पर जो चिन्ह है विसर्ग का वही होता है, और इस चिन्ह से हम समझ पाते हैं कि वह विसर्ग है। हाँ समझे, वहाँ पर शब्द दिया हुआ है तो हम आसानी से कैसे पहचानेंगे। स, श और श तीन होते हैं, वे अगर आधे आधे होते हैं, और जैसे कि निष्काम हो, निस्सीम हो, ये जो शब्द है वे जब आधे आते हैं, निष्काम श आधा है, निस्सीम स आधा है, तो अगर उसका हमें विग्रह करना होता है तो नि जोड़ काम, नि मतलब विसर्ग दीजिए होगा। साथ ही साथ दूसरा जो शब्द होता है, दूसरा जो अक्षर होता है, वहां पर अगर ओ आता है, जैसे कि मनोगत, तपोवन, उसका विग्रह करना होता है, मतलब संधि विच्छेद करना होता है, तो मन जोड़ गत, तप जोड़ वन या तप जोड़ बल, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इस जो छोटे छोटे टिक्स है यह आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर नि, दुह, तप, मण, हर एक के सामने विसर्ग चिन्ह लगा हुआ है। आगे देखिए श आधा है, यह मैंने बताया। दुर्गति, दु जोड़ गति यह र में परिवर्तित होती है, आधा र। तप जोड़ बल, तपोबल। मनोयोग, यहाँ पर देखिए मैंने अभी आपको बताया है, यह ध्यान में रखिए। समझ गए बच्चों। स्वर संधि में दोनों स्वर होंगे, व्यंजन संधि में एक व्यंजन होगा एक स्वर होगा, या एक व्यंजन दूसरा भी व्यंजन होगा, और तीसरे में विसर्ग होगा। आसान से ध्यान में रखें, दोनों स्वर है। यहाँ पर अगर आधा नहीं है तो वह स्वर हो सकता है, यहाँ पर आधे है तो वह व्यंजन ही है, और यहाँ पर विसर्ग है तो वह विसर्ग संधि है। विसर्ग का किस तरह से विच्छेद करना है यह भी मैंने आपको बता दिया है। आशा है आपको यह सब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।